हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना YouTube चैनल आगे डायरेक्ट क्लास में स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में संधि के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत अच संधि पढ़ ली थी और हल संधि की कुछ टॉपिक्स भी शुरू कर दिए थे, जिसके अंतर्गत तीन संधि हमने पढ़ ली थी। आगे हम एक और संधि पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, संधि का नाम है अपना चत्व संधि। नंबर 4 पे है चत्व संधि, जिसका सूत्र है खरी च। खरी च ये चत्व संधि का सूत्र है। अर्थ क्या है इसका देख लेते हैं। अर्थ खरी परे जलाम चरह स्यो। ठीक है, ये खरीचे का अर्थ है कि खरी परे जलाम चरह अस्यु। अब ये कहना क्या चाहता है वो देखते हैं। खरी परे जलाम मतलब प्लस से पहले जल प्रत्याहार होगा, प्लस के बाद खर प्रत्याहार होगा। तो इस स्थिति में इस जल की जगह पर चर आदेश हो जाएगा। ये अपने मुख्य बात है वो चत्व संधि की, कि जब प्लस धन से पहले जल प्रत्याहार है और धन के बाद खर प्रत्याहार है, तो उस जल की जगह चर आदेश होगा। अब ये जल क्या है, खर क्या है, चर क्या है, ये सभी प्रत्याहार हैं जो हमने माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत पढ़ा था और हमने सीखा भी था कि वहां पर प्रत्याहार का निर्माण कैसे करते हो। ठीक है, तो जल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे वो देख लेते। पहले तो जल मतलब वर्ग का पहला, वर्ग का पहला मतलब क वर्ग। ठीक है, तो क वर्ग का पहला मतलब सारे वर्ग आ गए। ठीक है, तो वर्गों के पहले अक्षर, दूसरे, तीसरे, चौथे और श, स, श, ह, ये वर्ण। और प्लस के बाद क्या रहेगा, खर प्रत्याहार। खर प्रत्याहार मतलब वर्ग का पहला, दूसरा और श, वर्ग का पहला, दूसरा, श, स और ह। ठीक है, ऐसी स्थिति रहेगी। जल मतलब वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और श, तीनों स और ह। और उसके बाद वर्ग का पहला या दूसरा, ये मतलब सभी वर्ग आ गए, पांचों वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। और खर में भी पांचों वर्ग के पहला, दूसरा। ऐसी स्थिति बनने पर इस जल की जगह पर यहाँ पर जो वर्ण होगा, जो भी वर्ग का वर्ण होगा, चाहे पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो या चौथा, उसी वर्ग का अपना पहला अक्षर हो जाएगा। चर प्रत्याहार मतलब पहला अक्षर हो जाएगा जो वर्ग के पहले पहले, मतलब क्या बन जाएगा, प्रथम वर्ण बन जाएगा। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में। जल के बाद खर है, तो इस जल का प्रथम वर्ण हो जाएगा, मतलब अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाएगा। जैसे हम उदाहरण के द्वारा देखते हैं। जैसे उदाहरण है सद धन कार। सद धन कार है। ठीक है, ये उदाहरण है। अब यहाँ पर देखना है कि जल प्रत्याहार का वर्ण है द है, त वर्ग का है। त वर्ग का कौन सा वर्ण है, त, थ, द, मतलब तीसरा वर्ण है। और बाद में कार मतलब जो इसका पहला वर्ण है वो क्या है, क है, जो खर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। पहला या दूसरा चाहिए तो यहाँ पर क वर्ग का पहला ही वर्ण है। तो यहाँ पर जो स द है वो
अपने ही वर्ग मतलब त वर्ग का ही पहला वर्ण हो जाएगा यहाँ पर प्रथम वर्ण। तो इस द का जो वर्ग है मतलब कौन सा वर्ग है, त वर्ग है, उसका प्रथम वर्ण हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, द की जगह त हो जाएगा। इस द की जगह त हो जाएगा। ये स है ही सही और बाद में कार है ही सही। अब इसको हम जोड़ेंगे तो बनेगा सत्कार। शब्द क्या बन गया, सत्कार। ये आ गया समझ में अच्छे से। जो भी वर्ण है उस वर्ण का प्रथम वर्ण बन जाएगा जब बाद में खर प्रत्याहार होगा। खर प्रत्याहार मतलब वर्ग का पहला दूसरा और तीनों श, तीनों श यहाँ पर ह किया है, ह नहीं आएगा, ठीक है, श, तीनों श। अगेन समझ में। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। विपत धन काल, विपत धन काल, ठीक है। यहाँ पर भी त वर्ग का तीसरा अक्षर है, बाद में खर प्रत्याहार का नियम मिल रहा है, मतलब पहला ही प्रथम है। तो यहाँ पर इस द का प्रथम वर्ण बन जाएगा, क्या बनेगा, त। तो यहाँ पर तो विप रहेगा सही, द का त हो गया, वो भी हलंत वाला द, हलंत त भी हलंत ही होगा और बाद में काल है ही सही। शब्द क्या बनेगा, विपत काल। ये अपना शब्द बन जाएगा, ठीक है। अब ये तो हमने संधि विच्छेद जो था पहले से, ठीक है, उसको हमने संधि किया, मतलब उसको हमने जोड़ा। अगर ये विपत काल ऐसा शब्द दे दिया और उसका संधि विच्छेद करो यूं आपको कहा जाए तो आपको देखना है, ठीक है, आपको देखना है कि यहाँ पर काल आ रहा है मतलब ख प्रत्याहार है और ये शब्द है यहाँ पर त है। तो अपने को समझना है कि अगर खर प्रत्याहार है और बाद इससे पहले ये जो प्रथम वर्ण है, मतलब यहाँ पर जो वर्ण है प्रथम वो खर प्रत्याहार के कारण प्रथम हुआ, यानी इससे पहले क्या होना चाहिए, वर्ग का तीसरा होगा, यानी ये विपद होगा यूं, ठीक है, जिससे ये विपद काल बना, यानी पहले क्या होगा, विपद होगा, तो ये विपद काल बना होगा यूं, ठीक है। ऐसा समझ में। नेक्स्ट उदाहरण देख लेते हैं। उद धन पन्नह, उद धन पन्नह, ठीक है। यहाँ पर द का त बनेगा हलंत वाला, वो है ही सही, यहाँ पर पन्न है ही सही, जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, उत्पन्न, ठीक है। आ गया अच्छे से समझ में। मतलब जल है, जल के बाद खर है तो उस जल का चर हो जाएगा, यही हमारी चत्व संधि है, मतलब वर्ग के पहले पहले वर्ण हो जाएंगे। चर में वर्ग का पहला आएगा, ठीक है, वर्ग के पहले पहले मतलब क, च, त, ट और प, ये पांचों वर्ण प्रथम वर्ण बन जाएगा यूं अपने ही वर्ग का, ठीक है। अभी हमने चत्व संधि पढ़ी थी, अब हम जस्त्व संधि पढ़ेंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट है पांचवा भाग अपने हल संधि का, जस्त्व संधि, ठीक है, जिसका सूत्र है जस्त्व संधि का सूत्र हो जाएगा जलाम, जलाम चशन, जलाम, ये बीच में अवग्र चिन्ह है, चशनते, जलाम चशनते, ठीक है, ये अवग्र चिन्ह है, बीच में एस आकार का है वो अवग्र चिन्ह है। ये अपना सूत्र है जस्त्व संधि का। अर्थ क्या है इसका वो देख लेते हैं। अर्थ होगा पदांते, पदांते जलाम जसः स्यो, ये इसका
अर्थ हो जाएगा। पदान्ते जलाम जशः स्युः। ठीक है, अब क्या कहता है सूत्र, जस्व संधि क्या है, जलाम जशोन्ते, मतलब जल प्रत्याहार रहेगा प्लस से पहले, जल प्रत्याहार प्लस से पहले, प्लस के बाद रहेगा खर के अलावा कोई भी वर्ण, खर के अलावा कोई भी वर्ण, कोई भी वर्ण, तो इस जल की जगह पर जश आदेश हो जाएगा। इस जल की जगह पर क्या आदेश हो जाएगा, जश आदेश हो जाएगा। ठीक है, अब जल क्या है, जल हमने पहले ही बता दिया था कि आपको जल प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और तीनों श और ह, ये जल प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा। और प्लस के बाद खर के अलावा, मतलब खर के अलावा वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों श, इन वर्णों के अलावा कोई भी वर्ण आए तो इस जल की जगह पर जश आदेश हो जाएगा। जश का मतलब वर्ग का तीसरा अक्षर, वर्ग का तीसरा अक्षर, वर्ग का तीसरा अक्षर कौन कौन से, ज, ब, ग, ड और द, ये वर्ग के तीसरे अक्षर हैं जो इसकी जगह पर आदेश होंगे। सभी कैसे हैं, हलंत वर्ण। ठीक है, जश प्रत्याहार के अंतर्गत ये वर्ण आएंगे, जल के अंतर्गत आ जाएंगे वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा श, ह, और प्लस के बाद क्या होना चाहिए, खर के अलावा कोई भी वर्ण, मतलब खर में कौन सा वर्ण आएंगे, वर्ग के पहले और दूसरे, उसके अलावा पहले, दूसरे, श, तीनों श, इसके अलावा कोई भी वर्ण आए तो इस जल की जगह पर जश आदेश होगा। इसको हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ठीक है, जैसे हमने उदाहरण लिया पहला, वाक धन ईश, वाक धन ईश, ये अपना उदाहरण है पहला। अब इसके अंदर देखो, वाक ये पहला पद है, इस पद के अंत में क्या है, क, जो जल प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और तीनों श और ह, मतलब पहला वर्ण आ रहा है। प्लस के बाद क्या नियम था, खर के अलावा, मतलब 1, 2 और तीनों श के अलावा, तो यहाँ पर ई है जो 1, 2 के अंतर्गत न आएगी, न तीनों श है, मतलब ये खर के अलावा है ई, तो यहाँ पर ये नियम लागू होगा जस्ट संधि का। तो होगा क्या, इस क की जगह पर क्या हो जाएगा, इसी क वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा, इसी क वर्ग का तीसरा जश प्रत्याहार आदेश होगा, मतलब क वर्ग का तीसरा अक्षर क्या कौन सा होगा, क, ख और घ, मतलब ये वाला घ। ठीक है, इस क की जगह पर आदेश क्या हो जाएगा, घ। अब इसको हम जोड़ेंगे, आगे क्या है, वाह है ही सही, और इधर पीछे ईश है ही सही। अब हम इसको जोड़ेंगे तो वाह, और इस घ के अंतर्गत ये स्वर है जो घ के अंदर मिल जाएगा, तो घ घी बन जाएगा, बड़ी घी वो भी, और श, रूप क्या बनेगा, वागीश। आया समझ में कैसे, जल है, जल के बाद फर के अलावा कोई भी वर्ण आएगा तो उस जल की जगह पर जश आदेश हो जाएगा, जो अपना रूप बन जाएगा वागीश। ठीक है, ये फर्स्ट उदाहरण। एक और उदाहरण लेते हैं, षट धन आनंद, षट धन आनंद। ठीक है, षट धन आनंद। अब इस धन से पहले जल होना चाहिए, धन के बाद खर के अलावा वर्ण होगा तो इस जल की जगह पर जश आदेश होगा, मतलब षट जो वर्ग का पहला ही वर्ण है और इसके बाद खर के अलावा वर्ण आ रहा है और जो खर में नहीं आता है, तो यहाँ पर जश्व संधि होगी। जश्व संधि होने पर इस जल का जश आदेश हो जाएगा, मतलब इस ट का तीसरा वर्ण कौन सा होगा, ट, ठ और ड।
मतलब इस ट की जगह पर आदेश होगा ड, और ये श है ही सही, और ये पीछे आनंद है ही सही। अब इसको जोड़ेंगे। श ड कैसा है? व्यंजन है, और बाद में क्या है? स्वर है, व्यंजन आधा है, स्वर इसमें मिल जाएगा, तो ड डा बन गया, और नन रूप क्या बन गया? शडा नन। ठीक है, उसी तरह एक और उदाहरण देख लेते हैं। तीसरा, अच धन अंतः, अच धन अंतः। अब शर्त यहाँ पर ये पूरी शर्त अपने मिल रही है, तो च की जगह पर तीसरा क्या अक्षर होगा? च, छ और झ। यहाँ पर झ। ठीक है, ये आगे अ है ही सही, पीछे अंत है ही सही, सबको जोड़ देंगे। ये अ वाला इसमें मिल जाएगा झ में, तो झ कैसा हो जाएगा? पूर्ण पूरा हो जाएगा, और अंतः रूप क्या बनेगा? अजंतः। ठीक है, और उदाहरण देखते हैं आगे, एक दो उदाहरण और देख लेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको कि जश्व संधि कहती क्या है। जल प्रत्याहार है, जल प्रत्याहार के बाद खर के अलावा कोई भी वर्ण है तो जल की जगह पर क्या आदेश हो जाएगा? जश, मतलब वर्ग का तीसरा। पहले संधि हमने पढ़ी थी कौन सी? चत्व संधि पढ़ी थी। चत्व संधि के अंदर क्या था? जल था, लेकिन बाद में क्या था? खर प्रत्याहार चाहिए था, तो उस जल की जगह पर क्या आदेश हो रहा था? चर आदेश हो रहा था, मतलब प्रथम वर्ण हो रहा था। यहाँ पर प्रथम वर्ण न होकर के तृतीय वर्ण बन रहा है। जैसे उदाहरण लेते हैं, जगत धन ईश, जगत धन ईश है। ठीक है, यहाँ पर अब देखो, त जल में आ रहा है, ये खर के अलावा है, तो त का तृतीय वर्ण हो जाएगा तीसरा वर्ण, त थ द, त थ द। ठीक है, तो इस त का क्या होगा? द। आगे क्या है? जब, पीछे क्या है? ईश। इसको जोड़ेंगे, जग द कैसा है? हलंत वर्ण है, आधा वर्ण है, इसमें ये ई मिल जाएगा तो दी बड़ी बन जाएगी, और रूप बनेगा जगदीश। ठीक है, आ गया समझ में? क्या बनेगा? जगदीश। कैसे हो गया? त का तृतीय वर्ण होगा। क्यों होगा? क्योंकि बाद में खर के अलावा वर्ण है, जिस कारण से जगदीश बन गया। एक और उदाहरण देख लेते हैं, दिक धन अंबर, दिक धन अंबर। अब क का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा? क, ख और घ, और आगे क्या है? दी, पीछे क्या है? अंबर है, वैसा का वैसा आ जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो दी, इस घ में ये अ मिल जाएगा, घ पूरा हो जाएगा, और ये अंबर है ही सही, रूप क्या बनेगा? दिगंबर। ठीक है, तो जस्ट संधि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नियम क्या है? सूत्र जलाम जशवंते, मतलब पद के अंत में जल प्रत्याहार। पद का अंत मतलब ये जगत, ये क्या पद, इसके अंत में क्या है? जल प्रत्याहार होना चाहिए, और जल प्रत्याहार के बाद खर के अलावा कोई भी वर्ण। ठीक है, खर के अलावा वर्ण आ रहा है ई, मतलब खर प्रत्याहार में एक दो तीनों श और ह, उसके अलावा कोई वर्ण आए तो इस जल का तीसरा वर्ण हो जाएगा ज ब ग ड द। ये जश प्रत्याहार है, मतलब अपने वर्ग का ही तीसरा वर्ण हो जाएगा। ठीक है, जश्व संधि और चत्व संधि दोनों सेम है। ध्यान क्या रखना है? वहां पर खर आएगा तो वहां पर चत्व संधि में पैदा कर देना है। जल और जश्व संधि में क्या है? अगर खर नहीं है, खर के अलावा है कोई भी और वर्ण है तो तीसरा वर्ण करना है, यही डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट संधि देखते हैं। नेक्स्ट संधि है परसवर्ण संधि। ठीक है, ये हल संधि का ही भेद है। परसवर्ण संधि, परसवर्ण संधि के अंतर्गत कुछ नियम है, उन नियमों के अनुसार देखेंगे कि संधि परसवर्ण कैसे होता है। जिसके अंतर्गत पहला नियम है
यरो यरो अनुनासिके अनुनासिको सिको वा। ठीक है, सूत्र क्या है या नियम क्या है? यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, ये सूत्र है या नियम कह सकते हैं परसवर्ण संधि का। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है वो देख लेते हैं। अर्थ होगा यरः पदान्तस्य यरः पदान्तस्य पदान्तस्यानुनासिके यरः पदान्तस्यानुनासिके परे परे अनुनासिको वा अनुनासिको वा स्यातः स्यात्। ठीक है, मतलब इसका अर्थ क्या होगा, व्याख्या क्या होगा? नियम क्या अपना पहला नियम है जो फर्स्ट नियम, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। यहाँ वा का मतलब है विकल्प से, वा का मतलब हो जाएगा विकल्प से, मतलब हम उसको विकल्प से कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर संधि दो तरह से बनेगी, या तो इस नियम से एक तो अनुनासिक वर्ण होगा, या विकल्प से जो है वही होगा। मतलब वा का मतलब विकल्प, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट भी आएगा, यरः पदान्तस्य, पद के अंत में यर प्रत्याहार, पद के अंत में यर प्रत्याहार होगा तो उसका विकल्प से बाद में अगर अनुनासिक वर्ण आ रहे, मतलब यहाँ पर देखो प्लस से पहले क्या होगा, यर प्रत्याहार होगा, और बाद में क्या होगा, अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक वर्ण कैसा वर्ण होगा? अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक वर्ण मतलब वर्ग का पांचवा अक्षर। अनुनासिक वर्ण मतलब वर्ग का पांचवा अक्षर। यर प्रत्याहार है, यर प्रत्याहार के बाद अनुनासिक वर्ण होगा तो उस यर का विकल्प से क्या होगा, विकल्प से अनुनासिक वर्ण होगा। कैसे होगा? विकल्प से अनुनासिक वर्ण होगा। ठीक है, विकल्प से अनुनासिक वर्ण होगा। अनुनासिक वर्ण मतलब विकल्प से अनुनासिक वर्ण मतलब पांचवा अक्षर हो जाएगा। किसका पांचवा होगा? इसी यर का उदाहरण देखते हैं। ठीक है, जैसे एक उदाहरण है अपने पास, वाग्धन मूलम। अब यर प्रत्याहार मतलब कोई भी व्यंजन। ठीक है, कोई भी व्यंजन तो ह को छोड़कर, यर में ह को छोड़कर कोई भी व्यंजन हो जाएगा, होगा, और उसके बाद अनुनासिक वर्ण आ रहा है तो उस यर की जगह, इस यर की जगह विकल्प से अनुनासिक वर्ण होगा। कैसे विकल्प से होगा? जैसे वाग में ग यर प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा, और बाद में क्या होना चाहिए, अनुनासिक वर्ण मतलब वर्ग का पांचवा अक्षर, मतलब वर्ग का पांचवा अक्षर म है, प वर्ग का पांचवा अक्षर म है, तो इस ग का विकल्प से क्या करेंगे, उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण करेंगे। मतलब क वर्ग का अनुनासिक वर्ण मतलब क वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होगा, क ख ग अंग, क्या होगा, अंग, और ये वा, और ये मूलम। ठीक है, इसका अगर हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, एक तो रूप बनेगा अपना
वांगमूलम, ठीक है, वांगमूलम होगा ये इस सूत्र के जरो अनुनासिकी अनुनासिक होगा, ठीक है। और वा मतलब विकल्प से एक हो जाएगा वाग्मूलम भी होगा, दोनों सही है। या तो हम करेंगे इसका, इस यर का अनुनासिक वर्ण करेंगे वांगमूलम तो भी सही है, अगर विकल्प से करेंगे अनुनासिक वर्ण तो भी सही है, अगर नहीं करे वाग्मूलम रहने दे तो भी सही है। वाग का मतलब विकल्प से कर सकते हैं, वांगमूलम भी कर सकते हैं या वाग्मूलम भी कर सकते हैं, ठीक है। एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे तद्धन मात्रम, तद्धन मात्रम, इसको देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण ले लेते, षड धन मयूखा, षड धन मयूखा। अब देखो ये यर प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा, तो इस ड का हम पंचम वर्ण करेंगे, अपने वर्ग का ही पांचवा करेंगे, मतलब ट वर्ग का पांचवा क्या होगा, ट ठ ड ढ ण। तो यहाँ पर क्या होगा, न हलंत हर्ष और मयूखा, मयूखा, ठीक है, मयूखा। अब इसको जोड़ेंगे तो एक रूप तो अपने बनेगा क्षण मयूखा, ये भी सही है। और विकल्प से ये करे षड मयूखा तो भी सही है, दोनों सही है। क्यों, विकल्प से इसका जो यर प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण है और बाद में कोई अनुनासिक वर्ण आ रहा है, तो इसका विकल्प से हम अनुनासिक वर्ण भी कर सकते हैं और जो है वो भी रह सकता है, जो वर्ण है मतलब ड और है, तो षड मयूखा भी सही है, क्षण मयूखा भी सही है, दोनों अपने आप में सही है। एक और उदाहरण देख लेते हैं, एक और उदाहरण देख लेते हैं। एतद, तीसरा उदाहरण, एतद धन मुरारी, एतद धन मुरारी, ठीक है। अब इस द का अपने ही वर्ग का मतलब द त वर्ग के अंदर आएगा, उसका पंचम वर्ण क्या होगा, त थ द ध न। तो इस द का हम न कर सकते हैं, ये एथ है ही सही और ये बाद में मुरारी है ही सही, ठीक है। इसको जोड़ देंगे तो एतन, ये न हलन मुरारी, एक रूप तो ये बनेगा क्या, एतन मुरारी बनेगा, और एक रूप विकल्प से हम एतन मुरारी भी बना सकते हैं और उसका एतद मुरारी भी रह सकता है, ठीक है। दोनों सही हैं, एतन मुरारी या एतद मुरारी दोनों सही है, ठीक है। पर सवर्ण का ये पहला नियम था, क्या नियम था, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, मतलब यर प्रत्याहार के बाद कोई क्या, यर प्रत्याहार के बाद अगर कोई अनुनासिक वर्ण आ रहा है, क्या आ रहा है, अनुनासिक वर्ण, मतलब वर्ग का पांचवा अक्षर, मतलब जो पांचवे अक्षर हैं, ये क्या है, पांचवे अक्षर हैं वर्ग की, अगर वो आ रहे हैं कब, यर प्रत्याहार के बाद, तो उस यर का क्या हो जाएगा, विकल्प से अनुनासिक वर्ण होगा। कैसे होगा, विकल्प से, मतलब हम उसके दो रूप बना सकते हैं विकल्प से, एक तो अनुनासिक वर्ण भी बना सकते हैं और
क्या बना सकते हैं, जो वर्ण है वही बना सकते हैं। ठीक है, इसका एक और नियम देखते हैं। नेक्स्ट एक नियम देख लिया हमने, यरो अनुनासिक अनुनासिको वाह, ये नियम अभी देखा। अब नेक्स्ट नियम देखते हैं, प्रत्यय भाषायाम नित्यम, प्रत्यय भाषायाम नित्यम। ठीक है, अब ये क्या कहता है, जब कोई यर प्रत्याहार है और उसके बाद वर्ग का 5वां अक्षर आ रहा है, मतलब अनुनासिक वर्ण आ रहा है। ठीक है, तब तो हम क्या कर रहे थे, विकल्प से अनुनासिक वर्ण कर रहे थे। लेकिन इसके अंदर क्या कह रहा है, ये जो नियम कह रहा है, प्रत्यय भाषायाम नित्यम, अगर प्लस के बाद कोई प्रत्यय आ रहा है, किसी प्रत्यय का 5वां वर्ण मतलब मयक प्रत्यय आ रहा है, ठीक है, तो वहां पर नित्य क्या होगा, जो पंचम वर्ण है मतलब अनुनासिक वर्ण है वही होगा, वहां पर विकल्प नहीं लगेगा, वाह शब्द नहीं लगेगा। विकल्प से हम वहां कोई कर नहीं सकते हैं। जैसे उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं, जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, चिद धन मयम, चिद धन मयम। ठीक है, अब वो यरो अनुनासिक अनुनासिक को अगर उस सूत्र से देखेंगे तो वो सूत्र का नियम यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो उसके अनुसार से हम विकल्प से चिदमयम भी कर सकते हैं या चिन्हमयम भी कर सकते हैं। लेकिन ये प्रत्यय भाषाएं नित्यम कह रहा है कि अगर ऐसी स्थिति है और यह प्रत्याहार के बाद में कोई प्रत्याहार वाला शब्द आ रहा है, अरे प्रत्यय वाला शब्द आ रहा है, प्रत्यय वाला शब्द आ रहा है, तो वहां पर नित्य ही परसवर्ण संधि ही होगी, मतलब बाद वाले मतलब उसका परसवर्ण होगा, मतलब अनुनासिक वर्ण हो जाएगा। तो अपना शब्द बनेगा, इसे द का क्या बनेगा, द वर्ग का पंचम वर्ण हो जाएगा न। ठीक है, क्या हो जाएगा, द वर्ग का, त वर्ग का 5वां वर्ण कौन सा है, न, और बाद में ये मयम है ही सही, तो शब्द बनेगा चिन्मयम। ठीक है, चिन्मयम बनेगा। ठीक है, दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, तद्धन मात्रम, तद्धन मात्रम, यहाँ पर भी प्रत्यय आ रहा है मात्रम, प्रत्यय का अंतिम जो अनुनासिक वर्ण है वो प्रत्यय का है, तो यहाँ पर नित्य अनुस्पर्शवर संधि होगा, कोई विकल्प यहाँ पर लगेगा नहीं, तो का न हो जाएगा और मात्रम, तो क्या बनेगा, तन मात्रम। ठीक है, मतलब अगर प्रत्यय वाला शब्द आ रहा है और वहां पर तो हमेशा परसवर्ण संधि ही होगी। ठीक है, मतलब अनुनासिक वर्ण ही होगा, इस का जो यहाँ पर पद के अंत में जो वर्ण है उसका अंतिम 5वां अक्षर ही बनेगा। ये प्रत्यय भाषायाम नित्यम वो कहता है। ठीक है, कि नित्य हमेशा जो अपने वर्ग का 5वां अक्षर ही होगा, वहां पर कोई विकल्प से नहीं होगा। कहने का मतलब कि अगर हम यहाँ पर चिन्हमयम है, द का न किया, चिन्हमयम, ये नित्य यही होगा, कहने का मतलब। यहाँ पर अगर हम विकल्प से उस अनुनासिक संधि की जो अनुनासिक संधि में हमने किया था विकल्प से, तो चिन्हमयम, अगर हम ये चिन्हमयम भी करें और चिदमयम करे तो भी सही है, यूं कहेंगे उस संधि के अनुसार, तो ये चिदमयम गलत होगा, चिन्मयम ही सही होगा, क्योंकि बाद में प्रत्यय वाला शब्द आ रहा है, मयम
तो उसके अनुसार पर नित्य पंचम वर्ण ही होगा, अनुनासिक वर्ण ही होगा, चिन्हमयम रूपी बनेगा। तो प्रत्येक भाषायाम नित्यम, ठीक है। इस सूत्र से अगर प्लस धन के बाद कोई प्रत्यय वाला शब्द आ रहा है तो वहां पर नित्य ही अनुनासिक वर्ण होगा, वर्ग का 5वां अक्षर ही होगा, वहां पर कोई विकल्प काम नहीं करेगा। ये कहता था अपना नियम प्रत्यय भाषायाम नित्यम वाला, ठीक है। नेक्स्ट नियम देख लेते हैं। तीसरा नियम है अनुस्वारस्य। तीसरा नियम है अनुस्वारस्य यई पर सवर्ण, यई पर सवर्ण, ठीक है। क्या कहता है ये देखते हैं। अनुस्वारस्य यई पर सवर्ण परे पर सवर्ण स्यात्। इसका अर्थ होगा, अर्थ क्या होगा, अनुस्वारस्य, अनुस्वारस्य यई, यई परे पर सवर्णः स्यात्। अगर अनुस्वार है, ठीक है, और उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं इसको कि व्याख्या में क्या कहता है कि अनुस्वार के स्थान पर यह प्रत्याहार के अंतर्गत कोई भी वर्ण आ रहा है तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, वर्ग का 5वां अक्षर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ले रहे हैं अमधन कितः, अमधन कितः। तो यहाँ पर ये अनुस्वार है, ठीक है। उस अनुस्वार का क्या हो जाएगा, पर सवर्ण हो जाएगा। मतलब ये क वर्ग है, इस क वर्ग का 5वां अक्षर हो जाएगा, अनुस्वार का 5वां अक्षर हो जाएगा। तो रूप क्या बनेगा, अंकितः। इस अनुस्वार का क्या बन जाएगा, अंग, अंकितः रूप बनेगा, ठीक है। आयन समझ में कैसे हुआ। एक और देख लेते हैं। मूमधन, मूमधन चित्त। तो ये च है, प्लस के बाद क्या है, च है। तो इस अनुस्वार का फिर इस च का 5वां अक्षर बन जाएगा, च वर्ग का 5वां अक्षर बन जाएगा क्या, तो रूप क्या बनेगा, म्योंचितः, ठीक है। उसी तरह जैसे तीसरा उदाहरण देख लेते हैं। कम धन पते, कम धन पते। अब प वर्ग का 5वां अक्षर क्या होगा, म। तो इस अनुस्वार का 5वां अक्षर बन जाएगा, तो क्या बनेगा, कम पते, ठीक है। आया समझ में। जैसे नम धन दती। चौथा उदाहरण देख लेते हैं। नम धन दती। इस अनुस्वार का इसका 5वां वर्ण होगा, पर सवर्ण होगा, ठीक है। तो इसका अनुनासिक वर्ण हो जाएगा द। त वर्ग का अंतिम अक्षर क्या होगा, न। तो रूप क्या बनेगा, इस अनुस्वार का इसका 5वां वर्ण बन जाएगा, त वर्ग का त था द न। रूप क्या बन जाएगा, नंदती, ठीक है। आया समझ में। अनुस्वार से यही पर सवर्ण के अनुसार से इस तरह से ये शब्द या रूप बनेंगे। इसके अंतर्गत नेक्स्ट
नियम है या सूत्र है तोरली। ठीक है, तोरली है। अब तोरली क्या कहता है इसका अर्थ देखते हैं। तोरली का अर्थ है त वर्गस्य, तो वर्गस्य स्थाने लकारे, त वर्गस्य स्थाने लकारे परे परसवर्णः स्यात्। ठीक है, क्या कहता है सूत्र, वह प्लस से पहले त वर्ग है। कौन सा वर्ग? त वर्ग, और प्लस के बाद लकारे मतलब ल है, तो इस त वर्ग का भी पर सवर्ण हो जाएगा। मतलब लकार के स्थान पर, मतलब इस त वर्ग का पर सवर्ण मतलब पाद वाले जैसा, मतलब ल हो जाएगा। त वर्ग का भी ल हो जाएगा। ये अपना नियम है। तोरली क्या कहता है, अगर त वर्ग है प्लस से पहले और उसके बाद में ल आ रहा है तो उस त वर्ग का भी ल हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखते हैं। पहला तद धन लयः, तद धन लयः। अब ये द है, त वर्ग के अंतर्गत आता है। त थ द तीसरा वर्ण आ रहा है और बाद में क्या है ल है, तो इस द का भी क्या हो जाएगा, पर सवर्ण हो जाएगा। मतलब बाद वाले जैसा, मतलब द का भी क्या हो जाएगा ल। इस द का क्या होगा ल हलंत वाला, और ये लयः रूप क्या बन जाएगा ल आता है, और ये ल तो पूरा है ही सही, रूप बनेगा तल लयः। ठीक है, आया समझ में कैसे बना वो, कि प्लस से पहले त वर्ग आ रहा है और बाद में ल आ रहा है। सिर्फ त वर्ग और बाद में ल होगा तो त वर्ग का ल हो जाएगा। जैसे एक और देख लेते हैं। जगत धन लयः, जगत धन लयः। त वर्ग का मतलब त वर्ग का पहला ही वर्ण है, त ही है, तो इस त का क्या होगा ल। इस त का ल होगा। ये जग आगे है से, पीछे लयः है से। अब इस सारे को हम जोड़ देंगे तो क्या होगा ज घ, और ये आधा ल, ये पूरा ल, और रूप बनेगा जगल लयः रूप बनेगा। ठीक है, एक और उदाहरण देख लेते हैं। जहत, जहत धन लक्षणा। ठीक है, त का ल हो जाएगा सीधा सा। त वर्ग आ रहा है तो बाद में ल है तो सीधा सा ल कर देना है। त का ल बनेगा क्या जहल लक्षणा। ठीक है, जहल लक्षणा बनेगा। तो तोरली क्या कहता है, त वर्ग से स्थाने लकारे परे पर सवर्ण स्यात्। अगर त वर्ग है और बाद में लकार ल आ रहा, लकार मतलब सिर्फ ल चाहिए, ल आ रहा है तो उस त वर्ग का भी ल हो जाएगा। पर सवर्ण स्यात् मतलब पर सवर्ण हो जाएगा, मतलब बाद वाले के जैसा, मतलब बाद में ल है तो ये भी ल हो जाएगा। ये तोरली। तो इस तरह से अपने हल संधि यहाँ पर पूर्ण होती है। अपने इस तरह से संधि में अच संधि और हल संधि पूर्ण हो चुकी है। आज तो हमने कुछ इम्पोर्टेंट जो उदाहरण है अच संधि और हल संधि के मिले जुले उदाहरण यहाँ पर मैंने लिखे हैं बोर्ड पे, जिनको आपको जहाँ पर संधि हो रही है वहां पर संधि करनी है, और जहाँ पर संधि विच्छेद हो रहा है वहां पर संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखना है। ये उदाहरण है जो काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको अच्छे से समझते हुए इनको करना है। ठीक है,
और इनको करके आपको अगर आप चाहो तो कमेंट्स में बता सकते हो कि हमने ये भाई किया है, तो हम देखेंगे किस किसने सही किया है, क्या किसने गलत किया है। और नेक्स्ट वैसे मैं इसको पूरे को नेक्स्ट वीडियो में हल करके आपको बताऊंगा सही, लेकिन आप एक बार कमेंट्स में जरा इसको सॉल्व करके जरूर डालना, ताकि पता चले कि किस किस को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है वो, और ये देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो है। और इसके बाद हम एक राजस्थान एकीकरण जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हर एग्जाम में आता है, तो उससे संबंधित एक अच्छा सा वीडियो हम बनाएंगे। और जो नए जुड़ रहे हैं हमारे इस आर के डायरेक्ट क्लासेस से, वो भी इनसे थोड़ा आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी बोले कि ये चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आप सबका धन्यवाद। आपका